आज है 27 अक्टूबर सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज की सुर्खियों में मध्य प्रदेश से आ रही दो परेशान करने वाली खबरें। दोनों में बीजेपी के चेहरे शामिल हैं। एक किसान की बेरहमी से हत्या तो दूसरी विदेशी महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर मंत्री की शर्मनाक नसीहत। हम बात करेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस की, जिनकी सिफारिश सीजेआई गवाही ने कर दी है। बिहार के चुनावी दंगल में तेजस्वी यादव के नौकरियां, नौकरियां, नौकरियां के नारे और चिराग पासवान की लंबी सियासत पर भी नजर डालेंगे। साथ ही 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को क्यों लगाई फटकार, और उस वायरल वीडियो की भी बात करेंगे जिसमें एक अंग्रेज ने पूछा कि भारत का म्यूजियम खाली क्यों है, जिसका जवाब वायरल हो गया है। आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश दो अलग अलग घटनाओं को लेकर सुर्खियों में है, जिनके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दोनों ही मामले राज्य में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ गुना में एक स्थानीय भाजपा नेता पर किसान की बेरहमी से हत्या करने और उसकी बेटियों से बदसलूकी का गंभीर आरोप है। वहीं दूसरी ओर इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ की घटना पर राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने पीड़ितों को ही नसीहत देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी के एक नेता और उसके साथियों ने 40 साल के किसान रामस्वरूप धाकड़ की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि रामस्वरूप को पहले बुरी तरह पीटा गया और फिर उन पर एमयूवी थार चढ़ा दी गई। यह वारदात रविवार 26 अक्टूबर की है। मुख्य आरोपी महेंद्र नागर बीजेपी का बूथ अध्यक्ष है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक बताया जाता है। सिंधिया के अलावा भाजपा सरकार के कई मंत्रियों और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक किसान रामस्वरूप धाकड़ को पहले लाठियों और रॉड से पीटा गया और फिर एक एमयूवी से कुचल दिया गया। ये बर्बरता जमीन विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। इतना ही नहीं, बंदूक लिए हुए आरोपियों ने करीब 1 घंटे तक गांव में किसी को भी घायल किसान को अस्पताल नहीं ले जाने दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बंदूकधारियों के डर से गांव वाले तमाशबीन बने रहे। जब किसान की बेटियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई और उन्हें अपमानित किया गया। मृतक किसान की बेटी ने बताया, जब मैं अपने पिता को बचाने गई तो उन्होंने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, मेरे ऊपर बैठ गए, मेरे कपड़े फाड़ दिए और हमें डराने के लिए गोलियां चलाईं। फिर उन्होंने थार गाड़ी से मेरे पिताजी को कुचल दिया। वो चीखते रहे, लेकिन हमलावर बंदूक से लैस थे, इसलिए किसी की भी मदद करने की हिम्मत नहीं हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार महेंद्र नागर फतेहगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में लंबे समय से आतंक का राज चला रहा है। एक ग्रामीण ने बताया कि वो बरसों से जमीन पर कब्जा कर रहा है और उसके डर से कम 25 किसान अपनी जमीन कौड़ियों के दाम बेचकर गांव छोड़ चुके हैं। रामस्वरूप ने नागर के आतंक के आगे झुकने से इनकार कर दिया था, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस ने बताया कि मृतक किसान और भाजपा नेता नागर के एक रिश्तेदार के बीच लंबे समय से चल रहा जमीन का झगड़ा ही इस हत्या के पीछे का मकसद था। मामले में महेंद्र नागर, उसके बेटों, पत्नी और भतीजे समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और महिलाओं की मर्यादा भंग करने जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी महेंद्र नागर फरार है, लेकिन उसके बड़े भाई हुकुम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच गुना जिला भाजपा अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने नागर के पार्टी से जुड़े होने की पुष्टि करते हुए उसे तत्काल निष्कासित करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने कहा कि दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों को, जिनके साथ पिछले हफ्ते अनुचित तरीके से छुआ गया था, होटल से बाहर निकलने से पहले अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था। बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार कई लोग उन पर विक्टिम ब्लेमिंग यानी पीड़ित को ही दोषी ठहराने का आरोप लगा रहे हैं। ये घटना इंदौर में हुई जब खिलाड़ी एक कैफे में जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीसीसीआई ने इस घटना की निंदा की है, लेकिन राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह अधिकारियों के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए भी एक सबक है, जिन्हें बाहर जाने से पहले सुरक्षा या प्रशासन को सूचित करना चाहिए था। विजयवर्गीय ने संवाददाताओं से कहा, खिलाड़ियों को भी यह महसूस होगा कि भविष्य में अगर हम बाहर निकलें तो हमें सुरक्षा या स्थानीय प्रशासन को बताना चाहिए। उनके इस बयान की भारत में व्यापक आलोचना हो रही है।
विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने उनके बयानों को घृणित और प्रतिगामी बताया, जबकि गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने उन पर पीड़ित को दोषी ठहराने का आरोप लगाया। बाद में विजयवर्गीय ने इस घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि सख्त कार्रवाई की गई है, लेकिन साथ ही यह भी दोहराया कि खिलाड़ियों को बाहर जाने से पहले अपने सुरक्षा अधिकारी को सूचित करना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश भूषण आर गवई ने सोमवार को अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस कांत अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे 23 नवंबर को जस्टिस गवई की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद वो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। सीजेआई गवई ने जस्टिस कांत को कमान संभालने के लिए हर पहलू में उपयुक्त और सक्षम बताया। उन्होंने कहा कि उनके उत्तराधिकारी संस्था के प्रमुख के रूप में एक मूल्यवान संपत्ति साबित होंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका मुख्य एजेंडा नौकरियां, नौकरियां और नौकरियां है, क्योंकि बिहार को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तेजस्वी ने कहा कि रोजगार सृजन को वे लागत नहीं, बल्कि एक निवेश के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, जिससे न केवल लोगों को नौकरियां मिलेंगी बल्कि हमारे स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी मजबूत होंगे। वित्तीय योजनाओं पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि वे इन्हें रिवड़ी नहीं मानते। उन्होंने कहा, जब लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो आप उनसे बड़े सुधारों का इंतजार करने के लिए नहीं कह सकते। हमें उन्हें अंतरिम राहत देनी होगी। महागठबंधन के भीतर 11 सीटों पर दोस्ताना मुकाबले के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार एक जटिल राज्य है। उन्होंने स्पष्ट किया, हमारा बड़ा उद्देश्य इस सरकार को हटाना है और हम इसमें एकजुट हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम असली दुश्मन से एक साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे से नहीं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर उन्होंने कहा, उनके बारे में कहने को क्या है, वो सिर्फ मीडिया की देन है, कोई जन नेता नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक चुनावी रैली में घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वक्फ संशोधन अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कटिहार में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद सांप्रदायिक ताकतों के सामने कभी नहीं झुके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने बिहार में बीजेपी और आरएसएस को जगह दी है। उन्होंने कहा, जब मेरे माता पिता मुख्यमंत्री थे तो भाजपा और आरएसएस की दंगा भड़काने की हिम्मत नहीं हुई। इस बयान की भाजपा ने तीखी आलोचना की है। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह तेजस्वी के अराजक और असंवैधानिक आचरण को दर्शाता है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान खुद को एक बहुजन नेता के रूप में पेश कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में एक लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हैं। द हिंदू में प्रकाशित एक प्रोफाइल के अनुसार चिराग पासवान का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। जून 2021 में जब उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस पार्टी से अलग हो गए तो चिराग के पास पार्टी का एक टूटा हुआ हिस्सा ही बचा था। लेकिन आज वे एक कैबिनेट मंत्री हैं और बिहार की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने एनडीए के भीतर आगामी चुनावों के लिए 29 सीटें हासिल की हैं। चिराग के लिए सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के साथ मिलकर प्रचार करना होगा, क्योंकि वे खुद नीतीश कुमार की नीतियों के आलोचक रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि चिराग पासवान खुद को सिर्फ दलित नेता के टैग तक सीमित नहीं रखना चाहते। वे खुद को एक बहुजन नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। चिराग अक्सर कहते हैं, मैं यहाँ एक छोटी दौड़ के लिए नहीं हूँ। मेरे सामने 30 साल का राजनीतिक करियर है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने में दिल्ली पुलिस की विफलता पर सख्त रोक अपनाया है। द वायर और द टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये सभी आरोपी 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान जब दिल्ली पुलिस के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा तो जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि पुलिस के पास जवाब देने के लिए पर्याप्त समय था। जस्टिस कुमार ने कहा, पिछली बार हमने खुली अदालत में कहा था कि हम इस मामले को सुनेंगे और इसका निपटारा करेंगे। जमानत के मामलों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपियों ने जेल में 5 साल गुजार दिए हैं। कोर्ट ने कहा, यह सिर्फ जमानत पर विचार करने के बारे में है। देखिए,
5 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की है। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के हेट स्पीच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो भीड़ से कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को लाने वाले हिंदू युवाओं को नौकरी से पुरस्कृत किया जाएगा। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लाएगा, हम उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। इस टिप्पणी पर भीड़ ने तालियां बजाईं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने इस टिप्पणी को अपराध के लिए उकसावे वाली बताते हुए तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक के मुताबिक 1 महीने के भीतर 2 हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली है, जिसके बाद ये बैठक बुलाई गई थी। बेहतर जीवन का सपना लेकर अमेरिका गए हरियाणा के 50 पुरुषों को निराश होकर घर लौटना पड़ा है। 25 से 40 साल की उम्र के ये सभी लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश में पकड़े गए थे। रविवार को उन्हें भारत निर्वासित कर दिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कई ने एजेंटों पर भरोसा करके जमीन बेचकर और घर गिरवी रखकर लाखों रुपये खर्च किए थे। इन सभी ने अमेरिका में घुसने के लिए डॉन्की रूट लिया था। कुछ ने वहां कई साल बिताए, जबकि अन्य कुछ ही महीने रह पाए। निर्वासन से पहले उन्हें जेल में भी रखा गया था। करनाल के अंकुर सिंह ने बताया कि उन्होंने अमेरिका पहुंचने के लिए 29 लाख रुपये खर्च किए थे। वहीं कैथल के एक 21 साल के युवक के परिवार ने 45 लाख रुपये दिए थे, लेकिन उसे अमेरिका में घुसते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। निर्वासितों ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनाई गई थी, जिससे वे सदमे में थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक लगभग 2500 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया जा चुका है। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके बाटला हाउस में दशकों से रह रहे परिवार अपने घरों पर विध्वंस के खतरे का सामना कर रहे हैं। उनके पास बिक्री विलेख, टैक्स रिकॉर्ड और नगर निगम के दस्तावेज जैसे सभी कानूनी प्रमाण मौजूद हैं, फिर भी उनके घरों को अतिक्रमण बताया जा रहा है। आर्टिकल 14 की एक रिपोर्ट के अनुसार 74 साल की हमीदा बेगम, जो 60 से अधिक वर्षों से यहाँ रह रही हैं, उन सैकड़ों लोगों में से हैं जिनके घरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया है। इन विभागों का दावा है कि ये घर यमुना बाढ़ क्षेत्र के भीतर आते हैं। मई में कम से कम 150 घरों पर लाल क्रॉस के निशान लगा दिए गए, जिससे निवासियों में दहशत फैल गई। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाद में विध्वंस पर रोक लगा दी, लेकिन ये राहत अस्थायी है। अदालत में सुनवाई बार बार स्थगित हो रही है, जिससे परिवार बेदखली के लगातार खतरे में जी रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर राजनीतिक विवाद के बीच एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास पानी का छिड़काव जारी रहने की खबरें हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि आनंद विहार स्टेशन पर प्रदूषण को कृत्रिम रूप से कम दिखाने के लिए रात में पानी का छिड़काव किया गया, ताकि आंकड़े कम दिखें। भाजपा ने इस आरोप को मूर्खतापूर्ण कहकर खारिज कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को भी आनंद विहार और आर.के. पुरम एक्यूआई स्टेशनों के पास स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि छिड़काव हवा में नमी बढ़ाता है और धूल के कणों को अस्थायी रूप से बैठा देता है, जिससे मॉनिटरिंग रीडिंग में वे हल्के दर्ज होते हैं और प्रदूषण का स्तर कम दिखाई देता है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि बिहार के बाद अब 12 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। मंगलवार 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का पहला चरण चुनाव वाले राज्यों तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल को कवर करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दावा किया, हमने बिहार में मतदाता सूचियों को शुद्ध करने के अभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य मतदाता चुनावी सूची में शामिल न हो। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य शामिल होंगे। भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय से एक ब्रिटिश व्यक्ति का वीडियो वायरल हो गया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार इस क्लिप ने एक बार फिर इस बहस को हवा दे दी है कि भारत की बेशकीमती कलाकृतियां औपनिवेशिक काल में लूट ली गई थीं। वीडियो में ट्रैवल इन्फ्लुएंसर एलेक्स अपनी दोस्त अमीना से पूछते हैं, क्या तुम जानती हो कि भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में मुश्किल से ही कोई कलाकृतियां क्यों हैं? अमीना जवाब देती है, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सब लंदन में हैं। इस जवाब ने ऑनलाइन भारतीयों की काफ़ी प्रशंसा बटोरी है। भारत के संग्रहालय खाली क्यों हैं शीर्षक वाले इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज़्यादा बार देखा गया है। एक यूज़र ने टिप्पणी की, लंदन में भारत से ज़्यादा भारतीय चीज़ें हैं। हालांकि राष्ट्रीय संग्रहालय के एक अधिकारी ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत के कई अमूल्य खजाने छीन लिए,
लेकिन हमारे पास भारतीय संग्रहालयों में भी लाखों कलाकृतियां हैं, जिनमें से लगभग 90% तो प्रदर्शन के लिए भी नहीं रखी गई हैं। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर भेजें। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एक्स पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।